देखो, आप लोग कोई भी पार्टी को सपोर्ट करते हो, लेकिन मेरे हिसाब से ये जो राहुल गांधी है ना, ये हमारे देश का सबसे ज़्यादा एंटी नेशनल आदमी है और कांग्रेस पार्टी जो है, वो सबसे ज़्यादा एंटी नेशनल पार्टी है। मैं ये वर्ड नॉर्मली यूज़ नहीं करता हूँ, कोई भी पार्टी या फिर कोई भी इंसान के लिए उतना जल्दी, लेकिन यहाँ पर मैं कहीं न कहीं मजबूर हो गया। आज के टाइम में राहुल गांधी जो कर रहा है, अंडमान निकोबार में जाकर ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ पर जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होगा, उसकी वजह से इकोलॉजी डैमेज होगा, पेड़ कटेंगे। तो कहीं न कहीं ये चीज़ मुझे मजबूर किया है उनको एंटी नेशनल कहने के लिए। देखो, कोई भी पार्टी है ना, वो अच्छा काम करेगी, कुछ बुरा काम करेगी, तो सब पार्टी ऐसे करते हैं। इवन अगर बीजेपी को भी ले लोगे, तो वो भी कोई ऐसा बहुत अच्छा काम नहीं कर रहा है, रोड्स खराब है, ब्रिज गिर रहे हैं, पानी साफ नहीं है, हवा साफ नहीं है, सब कुछ सही है। कड़प लोग बीजेपी में भरे हैं, तो ये सब सही बात है, लेकिन आप एंटी नेशनल का टैग बीजेपी के ऊपर नहीं लगा सकते हो। इवन ज्यादातर जो पार्टी है ना, उनके ऊपर आप नहीं लगा सकते हो, लेकिन ये जो पर्टिकुलर आदमी है राहुल गांधी और ये जो कांग्रेस पार्टी है, ये हद एंटी नेशनल है। अब पूरा स्टोरी सुनना, फिर आप लोग जज करना मैं किस बेसिस पे कह रहा हूँ। रिसेंट टाइम में चाइना ने ये कहा है कि अगर इंडिया पाकिस्तान का जो वाटर है वो कट करता है, तो फिर इंडिया अपस्ट्रीम नहीं है, चाइना जो है वो अल्टीमेट अपस्ट्रीम कंट्री है। मतलब चाइना चाहे तो इंडिया का पानी कट कर सकता है। अब ये बात विक्टर गांव ने कहा है, जो कि चाइना के फॉर्मर डिप्लोमेट रह चुके हैं। चाइना के ऑफिशियल गवर्नमेंट से ऐसा कोई बयान नहीं आया है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि चाइना क्या सोचता है इंडिया के बारे में। तो इस चीज को एनालाइज करते हैं। एक्चुअली चाइना के पास सच में एक अपर हैंड है। ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर है ना, ये एक्चुअली इसका जो सोर्स है, मेन सोर्स देखोगे तो ये तिब्बत है, जो कि आज के टाइम में चाइना के अंडर में आता है। अब ये जो रिवर तिब्बत से निकल रहा है, ये इंडिया में घुसने से पहले एक बहुत शार्प टर्न लेता है, जिसको दुनिया में ग्रेट बेंट के नाम से जाना जाता है। ये बेंट इतना गहरा है कि ये रिवर 50 किलोमीटर के अंडर में 2000 फीट तक नीचे चला जाता है और फिर जाके इंडिया में एंटर करता है आसाम साइड से। लेकिन मेन फैक्ट ये है, जो कि आप लोगों को कोई नहीं बता रहा है, वो ये है कि इंडिया एक्चुअली इस रिवर के ऊपर टोटली डिपेंडेंट नहीं है। चाइना से जो रिवर आ रहा है ना, उसके पानी के ऊपर इंडिया 30% डिपेंडेंट है। जब ये रिवर एक्चुअल इंडिया में एंटर करता है, तो उसके बाद इंडिया के बहुत सारे लेक और जो रिजर्वर्स है, उसका पानी इस रिवर पर मिलता है और तब जाके ब्रह्मपुत्र का जो मेन फ्लो है वो हम लोग को देखने को मिलता है। मतलब 70% जो पानी है वो इंडिया के कंट्रोल में है और चाइना के पास से 30% पानी जो है वो इंडिया में एंटर करता है। तो एक्चुअली ड्रॉट की वजह से हम लोग प्रॉब्लम में नहीं पड़ेंगे, हम लोग प्रॉब्लम में पड़ेंगे फ्लड की वजह से। और इसका रीजन ये है कि चाइना आज के टाइम में दुनिया का सबसे बड़ा डैम बना रहा है इसी ग्रेट बेंट के करीब। अब चाइना ये कह रहा है कि यहाँ से जो पानी है, इस रिवर का पानी यूज करके वो इलेक्ट्रिसिटी बनाएगा और उसके बाद ये जो पानी है फिर से वही मेन पाथ पर छोड़ देगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इंडिया और चाइना के बीच में एक एमओयू साइन हुआ था, 2005 से ये चल रहा था और इसके अंडर में चाइना अपने रिवर का जितना भी डेटा है, उसके फ्लो है, उसका डेटा इंडिया के साथ शेयर करेगा, क्योंकि चाइना अपस्ट्रीम कंट्री है और उस बेसिस पे इंडिया स्टेप ले सकता है। लेकिन अचानक से 2022 में चाइना ने डेटा शेयर करना बंद कर दिया और एमओयू भी लैप्स हो गया है। उसके बाद चाइना कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है एमओयू को साइन करने में। और चाइना अब क्या कर सकता है, ये जो डैम बन रहा है, बोल तो रहा है कि मैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज करूंगा, लेकिन आप भी जानते हो, पूरी दुनिया जानती है कि चाइना के ऊपर आप भरोसा नहीं कर सकते हो। चाइना उस डैम को यूज करके पानी का जो फ्लो है उसको मैनिपुलेट कर सकता है। अगर मान लो कि चाइना ने उस डैम से ज्यादा पानी छोड़ दिया, तो फिर इंडिया के पास डेटा तो नहीं पहुंचेगा और इसी वजह से उतना ज्यादा पानी जब एंटर करेगा आसाम साइड वगैरह से, तब जाके वहां पर फ्लड देखा जाएगा। अब सवाल ये आता है कि इंडिया ने आज के टाइम में ही क्यों ये वाला स्टेप लिया। उसने आज के टाइम में ही पाकिस्तान का जो वाटर है उसको कट करने का डिसीजन लिया, क्योंकि हमला तो पहले भी हुआ है। 2014 में जब मोदी जी आए थे, तब से बहुत बार हमला हो चुका है। पुलवामा हुआ, उड़ी हुआ, फिर पहलगाम हुआ। तो तब इंडिया ने क्यों ऐसा स्टेप नहीं लिया? क्योंकि इंडिया को ऑलरेडी पता था कि चाइना भी ऐसा स्टेप ले सकता है इंडिया के अगेंस्ट में, क्योंकि चाइना हर तरीके से कोशिश करता है कि इंडिया जो है वो ग्रो ना करे और इंडिया हमेशा कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट में जुड़ा रहे, और ये इंडिया को पता था। और इंडिया एक ऐसी चीज के तलाश में था जिसके थ्रू चाइना को भी काउंटर किया जा सके, और वो चीज शायद इंडिया को आज जाके प्रॉपर दिखा है। और वो चीज और कोई नहीं है, स्ट्रेट ऑफ मलाक्का है, जिसको चाइना के लिए बहुत बार मलाक्का डिलेमा भी कहा जाता है, क्योंकि ये चाइना के लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द है। स्टेट ऑफ मलाक्का जो है ना, उसके थ्रू चाइना का 80 से 90% एक्सपोर्ट तो होता है, लेकिन उससे भी बड़ा बात यह है कि चाइना का 80% से भी ज्यादा ऑयल का जो इंपोर्ट होता है ना, वो इसी स्टेट ऑफ मलाक्का से होता है। और अगर ये कहीं से चूक हो गया ना, तो फिर उसी ऑयल को इंपोर्ट करने में, चीजों को एक्सपोर्ट करने में चाइना को बहुत ज्यादा खर्चा उठाना पड़ेगा। और इसी वजह से इंडिया ने आज के टाइम में अंडमान एंड निकोबार में डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। तो अंडमान और निकोबार का बात सुनकर शायद आप लोगों ने मन बना लिया है, बहुत लोगों ने, कि मुझे गाली देना है, वो आप लोगों के ऊपर है, लेकिन पूरा स्टोरी सुनो।
इसके पीछे जो मेन रीजन है वो क्या है। अंडमान एंड निकोबार में एक मिलिट्री फैसिलिटी है जहां पर एक रनवे है जिसका नाम है आईएनएस बास। इस रनवे का जो टोटल लेंथ है ना वो है 3000 से 3500 फीट के बीच में। लेकिन ये जो रनवे है ना ये काफी नहीं है, क्योंकि आपको अगर कोई भी कार्गो शिप उतरना है या फिर कोई भी बड़ा प्लेन उतरना है, बॉम्बर उतरना है, तो फिर उसके लिए आपको एटलीस्ट 8 से 10 हजार या फिर 12 हजार फीट का रनवे चाहिए होता है। ऊपर से अंडमान और निकोबार में मिलिट्री फैसिलिटी भी उतना स्ट्रांग नहीं है, जो कि आज के टाइम में बहुत जरूरी है। अब ये किस लिए जरूरी है वो तो एक मैंने बता दिया कि स्ट्रेट ऑफ मलाक्का जो है वहां पर नजर रखा जाए और एक तरीके से चाइना को काउंटर करने की तैयारी किया जाए, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ मलाक्का जो है वो निकोबार आइलैंड से सिर्फ 100 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन एक और रीजन भी है, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं। लेकिन इस डेवलपमेंट के बारे में सुनो। पहले प्लान हुआ था कि यहाँ पर जो डेवलपमेंट होगा वो सिर्फ मिलिट्री के लिए डेवलपमेंट होगा। लेकिन एक चीज पता है, जब भी वॉर होता है ना तो वो वॉर कब सबसे ज्यादा बड़ा बन जाता है। अगर आप लोगों को पता है इसका आंसर तो कमेंट्स में बताना। लेकिन एक वॉर तब बड़ा बनता है और ग्लोबलाइज बन जाता है जब सिविलियंस मरते हैं उसमें। इसी वजह से तो आज के टाइम में इजराइल के खिलाफ इतने सारे कंट्री है, जहां पर पहले तो बहुत सारे कंट्रीज उनको सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन आज के टाइम में धीरे धीरे उनसे वो सपोर्ट चला जा रहा है, क्योंकि गाजा में जो है वो बहुत सारे सिविलियंस वहां पर मारे गए हैं। ऐसा नहीं है कि इजराइल पर नहीं मारे गए हैं, मैं न्यूट्रल रह रहा हूं यहाँ पर, लेकिन गाजा में वो नंबर बहुत ज्यादा है। और ये चीज इंडिया को भी पता है कि अगर वहां पर सिर्फ मिलिट्री बेसिस बनाएंगे तो फिर कोई भी देश, मान लो इस केस में हम लोग एज्यूम करते हैं कि चाइना अगर अटैक करता है तो उसको कोई गिल्ट नहीं रहेगा, क्योंकि वो सिंपली वॉर में सोल्जर्स को, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको खत्म कर रहा है। लेकिन वहां पर अगर सिविलियंस रहेंगे और उनके ऊपर कोई भी अटैक होगा तब ये जो इशू है ना ये ग्लोबल स्टेज में चला जाएगा और सब जो है वो चाइना की निंदा करेंगे। और ये बात इंडिया को भी पता है कि वहां पर अगर सिर्फ मिलिट्री बेसिस बनाएंगे तो चाइना के लिए अटैक करना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि वो तो एक वॉर होगा और वॉर में जो सोल्जर्स है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां पर चाइना बॉम्बिंग करेगा तो वहां पर कोई गिल्ट नहीं रहेगा। लेकिन वहीं पर अगर सिविलियंस रहेंगे और वहां पर अगर अटैक किया चाइना ने और सिविलियंस का मौत हुआ तो फिर इल्जाम जो है वो चाइना के ऊपर लगेगा। ये जो इशू है ये ग्लोबल स्टेज में चला जाएगा और धीरे धीरे जितना भी सपोर्ट है चाइना का वो धीरे धीरे खत्म होता जाएगा। इसी वजह से इंडिया जो है वहां पर मिलिट्री डेवलपमेंट के साथ साथ टूरिज्म भी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, वहां पर लोगों को जाकर बसाने की बात कर रहा है, क्योंकि इंडिया नहीं चाहता है कि चाइना जो है उसको कोई गिल्ट ना रहे और उसको हमेशा पूरा सपोर्ट मिलता रहे थ्रू आउट द वॉर अगर होता है। और आपको क्या लगता है क्यों इंडिया इतना डेस्परेट है अंडमान और निकोबार में अपना बेसिस, मिलिट्री बेसिस बनाने के लिए? आप सोच के देखो चाइना का प्रेजेंस कहाँ है, इंडियन ओशियन में कहाँ पर है चाइना का प्रेजेंस? अगर आप देखोगे ना तो एक्चुअल में आपको कहीं पर प्रॉपर प्रेजेंस नहीं दिखेगा, लेकिन अगर थोड़ा सा डीप जाकर देखोगे तो चाइना का एक्सेस जो है वो एक्चुअली बे ऑफ बंगाल में है। पहली बात, रिसेंटली आप लोगों ने सुना होगा चाइना, म्यांमार और बांग्लादेश मिलकर एक ट्रेड रूट का बात कर रहा है, जो कि आई थिंक बांग्लादेश के चिट्टेगांव पोर्ट में खुल रहा है, जो कि बे ऑफ बंगाल का एक्सेस देगा। लेकिन उससे भी बड़ा बात यह है कि म्यांमार में एक पोर्ट है कायक फू डीप सी पोर्ट, जहां पर चाइना का फुल एक्सेस है, और ये जो पोर्ट है ना ये चाइना को डायरेक्टली बे ऑफ बंगाल में एक्सेस देता है। तो ऑलरेडी चाइना ने घेरना शुरू कर दिया है इंडिया को, तो इंडिया को भी एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन चाहिए था चाइना को काउंटर करने के लिए। और यहाँ पर लोग बहुत सारे सवाल उठा रहे हैं। पहली बात तो यह है कि अदानी के ऊपर सवाल उठाया जा रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो अदानी को बहुत सपोर्ट करती है, क्योंकि यहाँ का जो प्रोजेक्ट मिला है वो फिर से अदानी को मिला है। मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि हर एक कंट्री जो कि कैपिटलिज्म में चलता है वहां पर बिजनेसमैन को हमेशा सपोर्ट दिया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू। आपको क्या लगता है कि ट्रम्प किस लिए इलॉन मस्क या फिर बाकी के जितने भी टॉप क्लास लीडर थे अमेरिका के उनको चाइना लेकर गए? वो तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट था ना, लेकिन उन लोगों को क्यों लेके गए? एक तो जो उनका कैपेबिलिटी है, उनका जो पावर है वहां के बिजनेसेस का, वो शो करने के लिए, और दूसरा है गवर्नमेंट जो है वो हमेशा बिजनेसमैन के थ्रू अपना डील करवाती है। ये बात समझ लो कि कोई भी देश का जो गवर्नमेंट होता है ना उसका काम ये नहीं होता है कि ढेर सारे बिजनेसेस को रन करे, ये पॉसिबल नहीं है। गवर्नमेंट का काम है पॉलिसी बनवाना, फिर रोड्स बनवाना, साफ हवा देना, साफ पानी देना, खाना पीना ठीक से देना, मतलब जियो पॉलिटिक्स देखना, ये सब गवर्नमेंट का काम होता है, जो कि बीजेपी भी ठीक से नहीं कर रही है। अब वो तो एक अलग टॉपिक है, मतलब करप्शन से तो भरा हुआ है इंडिया, लेकिन वो अलग टॉपिक है। लेकिन कोई भी देश का गवर्नमेंट जो है ना वो अपना जो काम है वो बड़े बड़े बिजनेसमैन के थ्रू करवाती है। अब आप सोच के देखो, अगर गवर्नमेंट जो है वो अदानी को प्रोजेक्ट नहीं देगा तो फिर किसको देगा? आपको देगा, मुझे देगा। अगर आप प्राइम मिनिस्टर होते और मैं आपके पास जाता प्रोजेक्ट करने के लिए, मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, पैसा नहीं है, गवर्नमेंट क्या आपको प्रोजेक्ट देगी? उसी को देगी ना जिसके पास ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े करने की ताकत है, पैसा है, सपोर्ट है,
सब कुछ है। तो अदानी, अंबानी ऐसा है, और भी बहुत सारे बिजनेसमैन हैं। हम लोग तो सिर्फ दो लोगों के बारे में ही सुनते हैं, क्योंकि वही जो अपोजिशन पार्टी है ज्यादातर नाम उछालती है। लेकिन ऐसे बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जो कि बहुत बड़े लेवल पर काम करते हैं और गवर्नमेंट की प्रोजेक्ट उठाते हैं। और अदानी भी एक ऐसा ही बिजनेसमैन है जिसको गवर्नमेंट यूज कर रही है। और दूसरा पॉइंट ये है कि बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि वहां पर जो इकोलॉजी है वो डैमेज होगा, पेड़ कटेंगे। मतलब सही बात है, पेड़ कटेंगे, इकोलॉजी डैमेज होगा ऑब्वियसली। लेकिन आप लोग एक बात को समझो, आप लोग ना जंगल वगैरह का, इकोलॉजी का मजा तब ले पाओगे जब आपको डर नहीं लगेगा। आपको अगर बहुत सारे शेर के बीच में जंगल में छोड़ के आपको 56 भोग दिया जाए, आप तब भी नहीं खा पाओगे। आपको ये डर रहेगा कि शेर आके मुझे मार देगा। वही सेम हाल आज के टाइम में इंडिया का है। ये जो पेड़ कटने का बात चल रहा है, इकोलॉजी का डैमेज होने का बात चल रहा है, क्या ये बात आप पूरी दुनिया को समझा सकते हो? चाइना, पाकिस्तान, इन सबको समझा सकते हो? कल को चाइना अगर अपना डैम खोल के ज्यादा पानी छोड़ देता है तो सिर्फ पेड़ तो छोड़ो, इंसान मर जाएंगे। तब आप किसको समझाओगे? और जो लोग मारे जाएंगे, क्या आप लोग उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे? तो पीस तभी आता है ना जब आप मिलिटरीली बहुत स्ट्रांग हो और आपके पास काउंटर करने का कोई ना कोई रास्ता रहता है। पेड़ ऑब्वियसली कटेंगे, इकोलॉजी ऑब्वियसली कटेंगे, लेकिन ये कहीं से जस्टिफाई नहीं है कि हम जो है अपना मिलिट्री एक्सपेंशन जो है उसको रोक दें। और इसी वजह से मैंने कहा था कि राहुल गांधी जो है वो शायद हमारे देश का सबसे एंटी नेशनल आदमी है, क्योंकि वही आज के टाइम में वहां जा जाकर दिखा रहा है कितना ऊंचा पेड़ है, कितना सुंदर इकोलॉजी है वहां पर, ये सब डैमेज हो जाएगा, गवर्नमेंट डैमेज कर देगी। मतलब हमारे देश में जितने भी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी को छोड़ के, सही है वो लोग उसको रहने दो, लेकिन अगर सिर्फ कांग्रेस पार्टी को हटा दोगे और इस बंदे को हटा दोगे ना, तो फिर मतलब हमारे देश का बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये आदमी जो है ये भर भर के फंडेड है चाइना से। ये पूरी कोशिश कर रहा है कि अंडमान निकोबार में जो प्रोजेक्ट है वो ना बन पाया, और अगर नहीं बनेगा तो फिर आप लोगों को मैंने बता ही दिया है कि क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। आप लोग कमेंट्स में शेयर करो कि गवर्नमेंट का जो डिसीजन है अंडमान एंड निकोबार को डेवलप करने का, आपको वहां पर क्या गलत लग रहा है और क्या सही लग रहा है। चाइना एक और स्ट्रेटेजी भी यूज करता है इंडिया के अगेंस्ट में, शायद आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा। पाकिस्तान तो इंडिया पर अटैक करता ही है, लेकिन चाइना भी बहुत बार अटैक कर चुका है इंडिया पर, जैसे कि डोकलाम रीजन हो गया, फिर गलवान हो गया। तो चाइना, इसके पीछे ना एक रीजन है चाइना ऐसा क्यों करता है, क्योंकि देखो ये सब जो रीजन है ना, ये हाई ऑल्टीट्यूड रीजन है। वहां पर सोल्जर डिप्लॉय करने में, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में और उसको मेंटेन करने में बहुत पैसा खर्च होता है, मतलब बहुत पैसा। और चाइना ये कोशिश करता है कि इंडिया ना हमेशा इन सब रीजन पर सोल्जर डिप्लॉय करके रखे, ताकि इंडिया का जो खर्चा है ना वो बढ़ता जाए। इससे क्या होता है, इंडिया का बहुत सारा बजट जो है वो इन सब मेंटेनेंस के कामों पर लग जाता है। यही सब पैसा अगर बच जाता, अगर चाइना प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता, तो फिर इंडिया के पास और भी पैसा होता जो डिफेंस सेक्टर है उसमें लगाने के लिए। इवन मैं आप लोगों को कुछ शॉकिंग डेटा बताता हूं, इससे आप लोगों को समझ में आएगा कि जो अग्निवीर था ना वो इससे कैसे लिंक है। 2014 में जो इंडिया का डिफेंस बजट था वो करीब करीब 38 से 40 बिलियन डॉलर का था। उससे 60 से 65% जो बजट था ना वो अकेले जो आर्मी सोल्जर्स का पेमेंट है और उनका पेंशन है उसमें खर्च होता था, और बाकी का जो 35 से मतलब 37% बचता था वही सिर्फ जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग है उसमें यूज होता था। आप सोच के देखो, 60 से 65% बजट जो है वो आर्मी ऑफिशियल्स के सैलरी और पेंशन में चला जाता था। इसीलिए कहीं ना कहीं अग्निवीर को लाया गया, क्योंकि अग्निवीर में क्या हुआ कि सोल्जर्स जो थे उनकी भी कमी ना हो, 4 साल तक उनको ट्रेनिंग भी दिया जाएगा, उनको यूज किया जाएगा। जब उनको छोड़ दिया जाएगा फिर अगर वो सिलेक्ट नहीं होते 4 साल बाद, उनको एक लमसम अमाउंट देके उनको आगे भेज दिया जाएगा सोसाइटी में, और बाकी के 25% जो है उनको हायर किया जाएगा। तो इससे गवर्नमेंट का जो सैलरी और जो पेंशन था उसका जो कॉस्ट था ना उसमें थोड़ा सा डिडक्शन देखने को मिला। आई थिंक यही वजह था अग्निवीर को लाने के लिए, लेकिन वो तो ऑपोजिशन के प्रोटेस्ट की वजह से वो बहुत बड़ा रूप ले लिया। लेकिन आप सोच के देखो कि आज के टाइम में अगर आप देखोगे हमारे डिफेंस का बजट जो है वो 98 आई थिंक 100 बिलियन डॉलर के आसपास है, और अगर यही सैलरी और पेंशन का जो अमाउंट है ना वो करीब करीब 50% के करीब है। तो मतलब अभी भी बहुत ज्यादा है। मतलब अपने डिफेंस बजट का आधा पैसा अगर सैलरी और पेंशन में जा रहा है तो ये बहुत बड़ा एक डेंजर है। लेकिन फिर भी अगर देखोगे वो 65% से घटकर आज 50% के करीब आ गया है। इवन नेवी और एयरफोर्स का भी देखोगे तो वहां पर भी थोड़ा सा रिडक्शन देखने को मिला है। लेकिन हम सभी लोग जानते हैं कि आज के टाइम में जो वॉर है ना उसका सिनेरियो टोटली चेंज हो चुका है। आज के टाइम में वॉर में ज्यादा से ज्यादा मिसाइल यूज होता है, एआई यूज होता है, ड्रोन यूज होता है। हम लोग यूक्रेन और रशिया के वॉर में देख रहे हैं यूक्रेन कैसे ड्रोन को यूज कर रहा है। आज ना
ज़्यादातर वो हैंड और हैंड कॉम्बैट बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी इंडिया को बहुत सारे ट्रूप्स जो है वो डिप्लॉय करके रखना पड़ता है हमारे बॉर्डर एरिया में, क्योंकि चाइना प्रॉब्लम क्रिएट करते रहता है, ऊपर से पाकिस्तान भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और इसी वजह से आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, इंडिया बहुत सालों से रफाइल खरीदने में, फिर मिसाइल बनाने में, ड्रोन बनाने में बहुत फोकस कर रहा है, मेक इन इंडिया बनाने की बहुत कोशिश कर रहा है, ताकि अगर वॉर लाइक सिचुएशन हो तो फिर इंडिया कहीं से भी फंसे ना, उसको किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहना पड़े, क्योंकि इंडिया चारों तरफ से घिरा हुआ है। और अंडमान और निकोबार एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, जहां पर इंडिया को अपना बेस बनाना जरूरी है, ताकि वो टाइम आने पर काउंटर कर सके मेनली चाइना को।